नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भारत की समुद्री सीमा के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि भारत का प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है, संलग्न क्षेत्र की सीमा क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है और इन क्षेत्रों में भारत के क्या क्या अधिकार हैं, उच्च सागर किसको कहते हैं, आधार रेखा क्या है और अन्य बहुत सी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले आप भारत के इस मैप को देखिए। ये आपको समुद्र में भारत का इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है वैसे तो, लेकिन ये सारा का सारा यहाँ तक ये सब हिंद महासागर ही है। इधर ये अरब सागर है, ये सब हिंद महासागर में ही आता है। अब सबसे पहले आप देखिए, जो हमने इस चित्र में बनाया है, आपको एक ग्रीन लाइन दिखाई पड़ रही होगी, ये वाली ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन जो है, इसको हम आधार रेखा कहते हैं। इस ग्रीन लाइन को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा क्या होती है? जो भारत का तट है, भारत का पश्चिमी तट कहें या फिर पूर्वी तट कहें, ये कटा फटा है। ये लगातार नहीं है, कटा फटा है। इस कटे फटे तट को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये हमने एक सीधी इस तरह से लगातार रेखा खींच दी है। इस लगातार रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। इस लगातार रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा। ये जो हरे रंग की लाइन हमने यहाँ पर खींची है, ये आधार रेखा है। ये क्या करती है? ये भारत के कटे फटे तट को मिलाती है और फिर यहाँ से बराबर दूरी नापना आसान हो जाता है, इसलिए इस रेखा को खींचते हैं। अब आप चित्र में ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है? जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो खींची है, इसके इस तरफ यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर आपको नीले डॉट्स दिखाई दे रही हैं। ये जो जल होता है समुद्र का, ये आधार रेखा के अंदर की तरफ जो जल होता है, इसको आंतरिक जल कहते हैं। यानी कि जो भारत का तट है, तट और आधार रेखा के बीच जो जल आ जाता है, उसको आंतरिक जल कहते हैं। आधार रेखा वैसे तो वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है, ये हमने मान ली है। तो आधार रेखा और जो तट है, इनके बीच में जो जल की राशि है, इसको क्या कहते हैं? आंतरिक जल कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक? 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको हम प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। जो 12 नॉटिकल मील तक का एरिया, ये यहाँ तक की दूरी है, ये इतना, ये वाला हिस्सा जो है, ये प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आता है, जिसमें ये हम हरा पेन चला रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम आधार रेखा से आगे 12 नॉटिकल मील तो हमने नाप लिया है, इससे आगे 12 नॉटिकल मील और, तो ये जो क्षेत्र आता है बीच का, ये हो जाता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। यानी कि 24 नॉटिकल मील की दूरी तक का जो क्षेत्र है, उसको हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यानी कि 12 नॉटिकल मील तक तो प्रादेशिक जल सीमा, उससे आगे 12 नॉटिकल जो मील है, वहाँ तक भारत का संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद जो आधार रेखा से हम 24 नॉटिकल मील तो नाप चुके हैं, इसके बाद आगे बचता है 176 नॉटिकल मील। 176 नॉटिकल मील, या यूँ कह सकते हैं कि आधार रेखा से पूरा 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, उसको भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये किसी भी देश के लिए समुद्र के नियम होते हैं। ये नियम कैसे बने, कब बने और क्या होते हैं, इन सबको हम विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो हम नॉटिकल मील शब्द यूज कर रहे हैं, नॉटिकल मील होता है, एक नॉटिकल मील में 1.85200 किलोमीटर, यानी 1.85, ऐसे आप याद रख लीजिए, 1.85 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल मील में। तो भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, या फिर आप ये कहिए जो भारत की सबसे पहली जो सीमा होती है, जो 12 नॉटिकल मील तक है, वो प्रादेशिक सीमा है। ये 12 नॉटिकल मील तक है। इसके बाद संलग्न क्षेत्र है जो भारत का, वो 24 नॉटिकल मील तक है। यानी कि 12 पहले नाप लिया है और 12 ये हो जाएगा आगे, तो 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। इसके बाद जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, वो 200 नॉटिकल मील तक है। तो आप ऐसे याद कर लेना, प्रादेशिक सीमा P, संलग्न क्षेत्र S और अनन्य आर्थिक क्षेत्र A, PSA, ऐसे याद कर लेना आप, PSA। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हमने आपको बताया है आंतरिक जल क्या है। भारत का पूर्वी अथवा पश्चिमी तट लगातार न होकर कटा फटा है। इस कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। कटे फटे तट को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा और तट के बीच स्थित जल राशि को आंतरिक जल कहते हैं। इतना आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब जो भारत की ये जो हमने सीमाएं चर्चा की हैं, अब थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा है वो कितनी है? वो हमने आपको बता दी 12 नॉटिकल मील तक है। अब इसमें भारत को क्या क्या अधिकार हैं ये जानते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे समुद्री संसाधनों का दोहन, विनिर्माण कार्य इत्यादि। और आपको बताते हैं, जिस तरह से भारत को अपनी स्थल स्थल सीमा पर अधिकार हैं, जिस तरह से भारत को अपने अपने भूभाग पर अधिकार हैं, उसी तरह से जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा होती है जो 12 नॉटिकल मील तक है, वहाँ भी सेम वही अधिकार भारत को प्राप्त हैं जो भारत को अपने स्थल भाग पर प्राप्त हैं। अब एक चीज़ और समझिए आप, इस क्षेत्र में मान लो किसी विदेशी देश की कोई दूसरा देश है, उसकी नौका उसका यान हमारी इस सीमा के अंदर से गुजरता है। मान लीजिए ये भारत का जो है, मान लीजिए ये जो है भारत का, हम ये प्रादेशिक जल सीमा बता रहे हैं इसको। ये प्रादेशिक जल सीमा से मान लो किसी दूसरे देश का कोई यान यहाँ से गुजरता है, तो भारत इसको अपने यहाँ से आने या जाने की इजाज़त दे भी सकता है और मना भी कर सकता है। अगर अगर मान लीजिए इस यान के यहाँ से गुजरने से भारत की एकता और अखंडता को, यानी भारत की संप्रभुता को अगर खतरा हो, तो ये देश जो है इसके आने जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है। क्योंकि किसी भी देश की सीमा के अंदर जब आप जाते हैं तो उस देश की इजाज़त लेनी आपको बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर ये देश चाहे तो इस नौका को यहाँ से आने जाने की जो है इजाज़त, आवागमन की इजाज़त दे भी सकता है। ये भी कह सकता है कि आप अपनी मंजिल पर बिना रुके जा सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर नहीं रोकेगा। लेकिन अगर एकता, अखंडता, शांति, सुरक्षा को देश की खतरा है तो यहाँ पर इस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। तो भारत की प्रादेशिक सीमा में भारत को हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर जो है भारत किसी के ऊपर जो है कोई भी कंट्री, दूसरा कंट्री भारत पर किसी भी तरह का यहाँ पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि यह भारत की जो है पूरी तरह से संप्रभुता के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र की, तो हमने अभी बताया कि इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। और इस क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त है? राजकोषीय अधिकार प्राप्त हैं। राजकोषीय अधिकार का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ जो है भारत की सीमा के अंदर आ जाता है, तो भारत जो है इस जहाज़ से टैक्स वसूल सकता है, कस्टम ड्यूटी इस पर लगा सकता है, सीमा शुल्क इस पर लगा सकता है। और भारत को ये राजकोषीय अधिकार प्राप्त हैं, यहाँ से सीमा शुल्क इस पर लगा सकता है, प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित भारत को अधिकार हैं। और इतना ही नहीं, भारत इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास भी कर सकता है। सैन्य अभ्यास तो कर सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में भारत स्थायी सेना नहीं रख सकता। भारत क्या, दुनिया का कोई भी देश इस क्षेत्र में स्थायी सेना नहीं रख सकता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर मान लीजिए भारत का कोई दुश्मन भारत से भाग रहा है, तो भारत उसका पीछा सिर्फ 24 नॉटिकल मील तक ही कर सकता है। 24 नॉटिकल मील के आगे भारत उसका पीछा नहीं कर सकता। इसके बाद हम बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों के निर्माण का भी अधिकार प्राप्त है। भविष्य में हो सकता है कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि समुद्रों में भी द्वीप बना करके जनसंख्या को वहाँ पर बसाना पड़ जाए, तो इसके लिए समुद्रों में नए द्वीपों का निर्माण भी भारत कर सकता है। कहाँ पर? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। इसके अलावा भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल है वो 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करते हैं उच्च सागर क्या होता है। जो उच्च सागर होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र रह जाता है सागरों में, महासागरों में, उसको हम उच्च सागर कहते हैं।
और ये जो है यहाँ पर सभी देशों का समान अधिकार होता है, किसी देश का यहाँ पर कोई विशेष अधिकार नहीं होता है। अब ये जो नियम हमने पढ़े हैं, ये नियम कहाँ से आ गए हैं, ये कैसे बन गए हैं, तो इनके लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को समझते हैं। तो इस संधि का नाम होता है UNCLOS, अनक्लोज। अनक्लोज इस संधि का नाम है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये जो संधि है ये 1982 में तैयार हो गई थी। अब इस संधि में होता क्या है, समुद्री संसाधनों के दोहन एवं उपयोग के लिए यह एक संयुक्त राष्ट्र संधि है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियां निर्धारित करता है। ये इस संधि का काम है। अब आगे देखते हैं। ये संधि जो थी ये 1982 में तैयार तो हो गई थी, लेकिन इसमें एक नियम यह था कि जब तक 60 देश इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक यह किसी पर लागू नहीं होगी। ये इसमें एक नियम था। तो 1994 में 60वें देश के रूप में गयाना ने इस पर हस्ताक्षर किए और फिर यह लागू हो गई। और अभी तक अगर देखें तो इसमें 161 से ज़्यादा देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं इस संधि पर। और इस संधि के तहत जो है समुद्र को, जो समुद्र है, सागर है, महासागर है, उनका जो जल है उसको 3 तरह से बांट दिया गया है। एक प्रादेशिक जल सीमा, जो अभी हमने आपको भारत के बारे में बताया, वो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील अभी हमने आपको बता दिया है। और इसमें क्या है, मूल रूप से जो मेन आपको बहुत याद रखनी है, इसमें किसी देश को ऐसे ही अधिकार प्राप्त हैं जैसे कि स्थल पर। और क्या है, संबंधित देश चाहे तो विदेशी नौकाओं को बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचने की आज्ञा दे सकता है, उनको आवागमन की आज्ञा दे सकता है, लेकिन संबंधित देश की सुरक्षा एवं शांति पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर खतरा है तो वो इस पर रोक भी लगा सकता है। इसके बाद आता है अविच्छिन्न मंडल। जो अविच्छिन्न मंडल है वो क्या है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी तक है। यहाँ सैन्य अभ्यास किए जा सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से नौसेना स्थापित नहीं हो सकती। अर्थात 24 नॉटिकल मील तक ही कोई भी देश अपने दुश्मन का पीछा कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अन्य राष्ट्र जो है, कोई भी राष्ट्र है, इसमें जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जिसको हम EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, इसमें कोई देश जो है कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकता। अन्य देश मतलब मान लीजिए जैसे ये भारत है और भारत का EEZ यहाँ तक है, तो कोई पड़ोसी देश भारत के EEZ में कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता, किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ भारत को ही आर्थिक गतिविधियाँ करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये आर्थिक गतिविधियाँ कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। लेकिन परिवहन के लिए जलयानों के मार्ग, अगर केबल बिछाना है, हवाई मार्गों का उपयोग करना है, तो ये सब वो कर सकता है। और एक बात और समझने की है, जैसे भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, तो हम अगर ये देखें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका और मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 नॉटिकल मील से कम है, तो इसके लिए क्या नियम है फिर, यदि दो देशों के बीच 200 नॉटिकल मील यानी कि 320 किलोमीटर से कम दूरी हो तो मध्य में विभाजक रेखा निर्धारित की जा सकती है, फिर ये नियम होगा। तो ये जो संधि है आपको याद रखनी है, और इसी संधि के तहत जो है सागरों महासागरों पर सभी देशों का अधिकार, जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और चलते चलते एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं, भारत का ये मैप देखिए आप, इस मैप में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इस मैप में आप ध्यान से देखिए, ये जो वाइट यहाँ तक ये हो रखा है, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए जो भारत का मैप है इसमें यहाँ तक जहाँ हम पेन चला रहे हैं ये भारत का EEZ है। अब आपको ध्यान से देखने से पता लग रहा होगा, और ये भारत का अंडमान निकोबार है, ये भी यहाँ पर भी भारत का EEZ है ये। तो देखिए यहाँ तक भारत की सीमा है, यूँ समझ लीजिए। तो भारत जो है अपनी सीमा में यहाँ तक जो है गतिविधियाँ कर सकता है। और इसके बाहर ये जो नीला सागर है, नीला समुद्र है, यहाँ पर सभी देशों का बराबर अधिकार है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।